अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, और मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का आइडिया आपके सामने डिस्कस किया था। डिटेल में हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन की थी। उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। वो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, वो वेव्स जो है वो किस तरह से एनर्जी कैरी करती हैं और वो एनर्जी किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डिलीवर करती हैं। तो उसी से रिलेटेड जो टॉपिक हमारे पास है वो है वेव एज ए कैरियर्स ऑफ एनर्जी, यानी वेव्स एनर्जी को कैरी करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। सो आपको एक स्टेटमेंट नजर आ रही होगी, ये हमारे पास गिवन है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। चूंकि एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं वेव की फॉर्म में, उसके कुछ एग्जांपल को आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है शेकिंग ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, यानी कि अगर हमने किसी फिक्स्ड सपोर्ट के साथ एक रस्सी को बांध दिया है और उसको स्ट्रेच करने के बाद अपने हैंड में अगर हम उसको ग्रैस्प करें और ग्रैस्प करने के बाद जैसा कि आपको फिगर में नजर आ रहा होगा, अगर मैं उसको शेक करूं अप एंड डाउन अपने हाथ से मूवमेंट देते हुए, तो इस रस्सी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और वो जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, अगर आपको याद हो, मैंने पीछे आपको जब ट्रांसवर्स वेव का आइडिया आपसे शेयर किया था, तो ये हमारे पास जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स उसमें बने थे, इसमें भी हमारे पास रस्सी में क्या बनेंगे, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं क्रस्ट। हाईएस्ट पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स क्या कहलाते हैं बेटा, लोएस्ट पॉइंट्स हमारे पास कहलाते हैं ट्रफ। ठीक है, तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स जो बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पर आपने रस्सी को यहां से पकड़ा हुआ था, ग्रैस्प किया हुआ था, यहां से आप अपने हाथ से उसको एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी कौन सी है, वो एनर्जी है मस्कुलर एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी कौन सी एनर्जी, जो आप अपने हाथ से एनर्जी रस्सी को दे रहे हैं, और वो एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो फिक्स्ड सपोर्ट के साथ बंधा हुआ है, यहां तक एनर्जी को क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, डिलीवर कर रही है, एनर्जी को कैरी करने के बाद। ठीक है, तो हमें ये बात साबित हुई फर्स्ट एग्जाम्पल से कि वेव क्या है, वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी है। अच्छा, अगर हम इसको शेक करते हैं फास्टली, मतलब जोर से इसको शेक करते हैं, फास्टली शेक करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, फास्टली शेक करने से नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। तो इसका मतलब इस जो हमने डायग्राम में जो सीख रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ फ्रीक्वेंसी के बारे में। द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड is called the frequency of that vibrating body और a medium जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए। So फर्दर अगर हम मूव करें तो बेटा जी, इसके कुछ डिपेंडेंस फैक्टर्स हैं, मतलब जिस पर वो डिपेंड करती है, वो डिपेंडेंट फैक्टर हमारे पास क्या है, जो एनर्जी वो ट्रांसफर करती है। फर्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है, डिपेंडेंस फैक्टर है, वो है डिस्टेंस between starting and ending points। जरा देखिएगा, जहां से आप उसको मस्कुलर एनर्जी दे रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां तक वो एनर्जी जा रही है वो वाला पॉइंट कौन सा है, वो वाला एंडिंग पॉइंट है। तो यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस है, जितना फासला है, ये इंडिकेट करता है, ये जितना ज्यादा होगा वेव की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, या जितना कम होगा वेव की एनर्जी उतनी कम होगी। ये बात याद रखिएगा। और सेकंड जो पॉइंट हमारे पास है जिस पर ये एनर्जी डिपेंड करती है, वो है एम्पलीट्यूड। क्या है बेटा जी, एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऑन ईदर साइड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो जरा देखिएगा, ये है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, यानी यहां से
वेव यहाँ तक जा रही है, हाईएस्ट नोड्स तक जा रही है, तो हाईएस्ट नोड्स, हाईएस्ट पॉइंट तक ये ज़्यादा से ज़्यादा जो फासला x कवर कर रही है, हम इसको अगर x कहते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट या ये डिस्टेंस अगर हम कहते हैं, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। और ये एम्पलीट्यूड वेव का जितना ज़्यादा बनेगा, यानी जितनी पीक्स हाईएस्ट बनेगी, हम कह सकते हैं उतना वो ज़्यादा एनर्जी क्या हो रही है, कैरी कर रही है। सो ये डिपेंडेंस फैक्टर आप लोगों ने याद रखना है, आप बुक से अंडरलाइन कर लीजिएगा। फर्दर सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ वाटर पॉन्ड। मतलब किसी भी पानी के तालाब में या किसी भी स्पेसिफिक आप अगर आपके पास कोई ट्रफ है, कोई बर्तन है, उसमें अगर आप पानी लिया हुआ है, उसमें आप कोई डिस्टरबेंस करते हैं लाइक पेंसिल के साथ, जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है, जो कि मैं यहाँ पे शेयर की है व्हाइट बोर्ड पे, जरा देखिएगा, इसमें भी आपको नजर आ रहा होगा। और एक ये एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें मैंने एक तालाब में एक पत्थर को अगर मैं थ्रो करूं, तो ये पत्थर गिरेगा आके किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे दरमियान में, तो यहां से क्या होगा, यहां से ये इसमें डिस्टरबेंस करेगा, वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वेव्स जाके हिट करेंगी किसको, किसी अदर मीडियम को। वो मीडियम कौन सा है, ये मीडियम कहलाता है, इसको कहा जाता है कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, कोई इंसुलेटर है, लकड़ी का, प्लास्टिक का पीस है, जो आपने उस डिस्टरबेंस के करीब थोड़ा सा फासले पर रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये वेव्स यहां से प्रोड्यूस होंगी, कुछ डिस्टेंस के साथ ट्रैवल करते हुए जाके कॉर्क को हिट करेंगी, तो मैटर को ट्रांसफर किए बगैर, मैटर क्या है बेटा जी, मैटर क्या है, मैटर हमारे पास है वाटर, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन वेव्स के जो मतलब पानी के जो पार्टिकल्स हैं, वो एनर्जी को लेते हुए आगे मुंतकिल होंगे, जाके कॉर्क को हिट करेंगे और कॉर्क डिस्प्लेस हो जाएगा, यहां से मूव करता हुआ नेक्स्ट पोजीशन तक जाएगा बगैर, विदाउट, याद रखिएगा, विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। और मैटर किसको हम कह रहे हैं, मैटर हम कह रहे हैं वाटर को, ठीक है। तो ये भी आपको एग्जांपल आपकी बुक से मिल जाएगी। ये वाला टॉपिक तो हमारा यहाँ तक मुकम्मल है, लेकिन जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वहां से वेव की एक इक्वेशन हमें हासिल होती है। अब वो इक्वेशन के रिजल्ट्स हम लोगों ने यहाँ हासिल करने हैं, तो जरा देखिएगा, फर्दर रिलेशन की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है। तो ये रिलेशन हमारे पास है, जो वेव एनर्जी कैरी करती है, वो हमें एक रिलेशन प्रोवाइड करती है विद रिस्पेक्ट टू ट्रैवलिंग डिस्टेंस, हैविंग फ्रीक्वेंसी, हैविंग वेवलेंथ, हैविंग स्पीड। वो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास बेसिकली कहलाता है, इसको हम कहते हैं v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो याद रखिएगा, v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, f, ठीक है, और लैम्डा हमारे पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। सो ये वाली जो इक्वेशन है, ये v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, इसको हम कहते हैं वेव इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको बेटा जी, वेव इक्वेशन। और ये वेव इक्वेशन पेपर में कई दफा पूछी जा चुकी है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। आपसे पूछेंगे प्रूव दैट या शो दैट v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो ये बात याद रखिएगा। सो डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, डेफिनेशन हमारे पास होगी, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी and wavelength is called wave equation। इसको वेव इक्वेशन यानी v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा कहा जाता है। और बेटा जी मुझे बताइएगा, जब मैंने आपसे वो डिस्कस की थी स्ट्रिंग वाली एग्जांपल, उसमें हमने देखा कि वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है डिस्टरबेंस की वजह से। डिस्टरबेंस चाहे वो रस्सी में हो या डिस्टरबेंस किसी वाटर पॉन्ड में हो, ठीक है। अब डिस्टरबेंस की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है, उसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है ट्रैवल करने की, जिसे वेलोसिटी ऑफ वेव कहा जाता है।
सो हम डिफाइन इसको फर्दर डिफाइन कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव को। तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, वेव इज द डिस्टर्बेंस in the medium which travel with specific velocity. This velocity is called velocity of wave। चूंकि हमें वेव इक्वेशन को प्रूव करना है तो हमें वेलोसिटी ऑफ वेव का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। तो यहां से एक फॉर्मूला बेटा जी आप बना सकते हैं, v क्या कहलाती है, वेलोसिटी। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इस पोर्शन को डिवाइड कर लेता हूं, जरा देखिएगा। वेलोसिटी ऑफ वेव किसके बराबर होगी, डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया किसने, डिस्टर्बेंस की वजह से वेव ने, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारे पास आएगा डिस्टेंस ओवर टाइम। इससे वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करें, डिस्टेंस को d टाइम t। अच्छा बेटा जी याद रखिएगा, चूंकि बॉडी चूंकि जो वेव डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो डिस्टेंस बेसिकली बराबर होता है वेवलेंथ के, और जिस टाइम में वो ट्रैवल कर रही है वो बराबर होता है टाइम पीरियड के। तो हम क्या करेंगे, वी कैन रिप्लेस डिस्टेंस विद wavelength and time with the time period। तो जरा रिप्लेस कीजिएगा, तो ये बनेगा हमारे पास, सो d is equals to lambda and t is equals to टाइम पीरियड t। तो पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में जरा पुट करें तो ये बनेगा हमारे पास, सो v इज इक्वल्स टू, d की जगह क्या आ गया लैम्डा, t की जगह क्या आ गया टाइम पीरियड। एज ऑल्सो वी नो दैट t किसके बराबर होता है, t बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टाइम पीरियड। तो इसको जरा यहां पुट कीजिएगा, तो बनेगा हमारे पास v इज इक्वल्स टू लैम्डा ओवर 1 ओवर f। ये f ऊपर शिफ्ट करें तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय f, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। तो ये हमारे पास बेटा जी फाइनल एक्सप्रेशन है किसका, वेव इक्वेशन का। और पेपर में कई दफा ये पूछी जा चुकी है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द वेव इक्वेशन और प्रूव दैट द v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। तो इसके मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और उसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।